सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 676 है। आज का तारीख 12 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up systems, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneurial governance, AAP opposition role, responsibly fighting for the people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X @News Aapke, News Aapke @NEWSAAPKE। दिल्ली का इस प्रकार है न्यूज। कल मेरा दिल भर गया था, मैंने रमेश कुमार का कहानी सुन के, ये अरविंद केजरीवाल ने बता रहे थे। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और 5वां, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ। उनका रमेश कुमार का लड़की है, उनका एक सपना था कि वो टीचर बने, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के दिल्ली में वो टीचर बन गए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो भी सपना था। तो जो सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं उनको विद्या का, शिक्षा का प्राप्ति हो और वो आगे बढ़े। और अरविंद केजरीवाल ने कल परसों 2 दिन पहले ऑटो चलाने वाले भाइयों से मिले थे, अपने घर में चाय में बुलाए थे। अभी मैं किस्सा बताता हूँ। ये जो केजरीवाल जी का घर, उसको शीश महल बोल के ऐसा बोला गया था। इसके ऊपर बहुत कीचड़ फेंका गया, कई सारे आवर्स एंड आवर्स ऑफ टेलीविजन टाइम दिया गया है। इसका चक्कर ये है कि कल मिनिस्टर खट्टर साहब को पूछा गया था कि भाई केजरीवाल को एज ए नेशनल कन्वीनर, नेशनल पार्टी का कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को एक एंटाइटलमेंट है, दिल्ली में बंगला मिलता है, वो बंगला क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी को मकान देने की बात है, उनके एंटाइटलमेंट बनती है, तो उनकी जो भी कैटेगरी जिसके वो एलिजिबिलिटी होगी, उस एलिजिबिलिटी का, क्योंकि काफ़ी मकान अब छोटे के लेवल के टाइप 5, टाइप 6 हमारे पास हैं, शायद उनको कैटेगरी टाइप 7 बनेगी। तो टाइप 7, टाइप 8 के लगभग ऑक्यूपाई हो चुके हैं सब। जैसा ही हमारे पास कोई मकान आता है, उनको टाइप 7 का मकान अलॉट करेंगे, तो इसमें समस्या नहीं है। और यहाँ तक इनके तो उनका जवाब ये था कि केजरीवाल का नेशनल कन्वीनर का तहत उनका एंटाइटलमेंट है टाइप 7, टाइप 7 और 8। ओके, बड़ा वाला ऑर्डर है, और उसका अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी सिर्फ 5 और 6 का अवेलेबिलिटी है, और इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। उनको रुकना पड़ेगा, जब वो खाली हो जाएगा तब देंगे। लेकिन सच बात यह है, ये 2015 में जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जानबूझ के टाइप 4 वाला छोटा वाला मकान चूज किया था। तो वो भी कोई छोटा नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं टाइप 4 में रहूंगा, मैं टाइप 7 और 8 बड़े बंगला की जरूरत नहीं है। और लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत ही पुराना हो गया था, इसलिए उनको छत गिर रहा था। उनका पेरेंट्स का घर का रूम का भी छत गिरा था और किचन का भी गिरा था। इसलिए पीडब्ल्यूडी वाले बोला ये अभी रहने लायक नहीं है, हम नया बनाएंगे। फिर जाके वो लोग बजट बना के वो लोग बनाए थे 45 करोड़ या कुछ। तो इसके ऊपर इतना बवाल लग गया जैसे कि केजरीवाल ने पैसे लेके खुद का घर चमकाया। तो एनीवे, ये कल की कहानी है।
इससे पता चलता है कि बीजेपी वाले कैसे कीचड़ उछाड़ते हैं, उसमें कोई सच नहीं है। हिस्ट्री का मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में कौन सी पार्टीज लड़ रही हैं, कितना वोट शेयर है और क्यों बीजेपी वहां 1998 के बाद सत्ता में कभी नहीं आ सक रही है असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। आपको मालूम है कि कांग्रेस 3 दफे आई थी, 15 साल कांग्रेस का था असेंबली में और 10 साल हो गया है आम आदमी पार्टी का। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कुछ ग्राफिक्स यहाँ दिया है। आप में से जो लोग इसको न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं वो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बना है। हमारा दोस्त का दोस्त एक अजय बोल के, तो उनका कर्टसी थैंक यू फॉर दैट। और ये वो लीडर, कोई लीडर नहीं है अरविंद केजरीवाल का स्टेचर को मैच करने वाला, ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। तो आपने अभी पूछेंगे हम कि दिल्ली का कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है, आप कभी उनका नाम नहीं सुना होगा। हम अगर आपको मैं उनका पिक्चर भी बताऊं तो वो आप पहचान नहीं पाएंगे ये कौन आदमी है। तो ये 1998 में कांग्रेस आई थी, 52 सीट्स मिला था 70 में से, 15 बीजेपी को मिला। उसके बाद 2003 में अगेन कांग्रेस आई थी, 47 आया था उनको, 20 का बीजेपी को मिला, बीजेपी थोड़ा बढ़ने लगा। फिर 2008 में फिर से 43 हुआ, मतलब कांग्रेस का घटने लगा और बीजेपी को बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा। 52, 47, 43 ऐसा गिरने लगा कांग्रेस का, और 15, 20 और 23 बीजेपी को बढ़ने लगा। फिर इसके बाद 2013 आया, वो एक कस्प टाइप का था जिसमें केजरीवाल उतरे थे मैदान में पहली दफे, और उसमें 32 आया था बीजेपी को और 28 आया था एएपी को और 8 आया था कांग्रेस को। इसके बाद वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बहुत ज्यादा घट गया सीट्स। 2015 में 67 मिला एएपी को और 3 मिला बीजेपी को, और 2020 में 62 मिला एएपी को और 8 मिला बीजेपी को। दूसरा, आप अगर ग्राफ ये वोटिंग शेयर का अगर देखेंगे तो 1995 करीब 1993 करीब जो 61.75% था, फिर वो गिर के 48.99% हुआ था, फिर वो थोड़ा बढ़ के 67.47 हुआ, फिर 62 गिर गया। ये टर्नआउट है वोटर्स का। और अगर शीला दीक्षित आप देखेंगे 98 से 2008 तक थी, और 2013 में बने थे केजरीवाल, फिर गैप आया, फिर 2015 के बाद केजरीवाल बने रहे, और 2020 में अब ये 24 में आतिशी चीफ मिनिस्टर वाली बात है। इसके बाद में यहाँ जो ग्राफिक्स में जो फोटो में दिखा रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा, आदर्श गुप्ता, मनोज तिवारी, ये तीनों सक्सेसफुली एक के बाद एक कांग्रेस के बीजेपी के नेता थे, और आप उनके बारे में ज्यादा सुने भी नहीं होंगे। तो ये हालत है बीजेपी का और कांग्रेस का। ये हिस्टोरिकल डेटा बता रहा हूँ। मनीष सिसोदिया ने कल कहा था, जब उनको पूछा गया कि ये कुछ सवाल, आपका सीट क्यों बदला, तो उन्होंने बहुत अच्छा करारा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा सवाल पूछिए, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन, कि स्कूल्स में मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स क्यों हुआ है, मिड डे मील्स में क्यों हुआ है, अस्पताल नहीं बना है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ऐसा चीजों के ऊपर आप सवाल पूछिए। ये छोटी मोटी सवाल ये मत पूछिए कि मैंने क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी बदला, और केजरीवाल का पहले वाला जो मकान था उसके बारे में, ऐसा वाला आप मत पूछिएगा। और राघव चड्ढा ने एक इंटरवेंशन किया था पार्लियामेंट में, उसने पोस्ट रिटायरमेंट रोल्स गिवन टू जजेस, उसके ऊपर उन्होंने बात किया था। सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रहा, वो कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से सहमति अपनी दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल्स या पॉलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में गवर्नर, राज्यसभा सदस्य बनकर आ जाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए, जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, इस पर सरकार का क्या विचार है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए।
उस सुझाव पे सरकार का क्या कहना है? और बीजेपी का एंटी जाट का जो रवैया है वो दिखता है नरेश बलियान का केस में। उसमें उन्होंने 5 दफे उनके ऊपर गुंडे लोग रैंसम मांगते हुए बोल रहे थे उनको। फिर उन्होंने 5 दफे पुलिस स्टेशन में उनको कंप्लेंट किया था, विस्तार से कंप्लेंट किया, लेकिन वो लोग उनको कुछ नहीं किया है। और अभी जाके वो लोग उनको खुद अरेस्ट कर दिया, और जो एक्चुअली वो विक्टिम है उनको अरेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी का लीडर सत्येंद्र जैन ने एक डिफेमेशन केस फाइल किया है बीजेपी का एमपी बांसुरी स्वराज के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट में। उन्होंने कंप्लेंट किया था कि स्वराज ने बहुत डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनके बारे में बोला है October 5 को, और वो वाइडली ब्रॉडकास्ट हुआ है। कई सारे मिलियंस का लोग जो है उनको देखा है, तो इसके ऊपर मानहानि का केस डाला है। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम जो अभी दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती थी 9th 10th में, अभी उसको विस्तार करके ITIs में और यूनिवर्सिटी लेवल में भी शुरू किया है। तो इससे लोगों, बच्चों में, स्टूडेंट्स में बिजनेस करने का और जॉब क्रिएटर्स बनने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, और वो माइंड सेट क्रिएट किया जाता है। और आम आदमी पार्टी ने पूरा 70 विधानसभा दिल्ली में सभाओं में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया है, क्योंकि वो सीक्रेटली इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट को काट रहे। इसके बारे में बीजेपी जो बोल रहे हैं उसके द्वारा वो चीज ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा 70 का 70 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में उन्होंने कंप्लेंट किया है। और आम आदमी पार्टी को 95% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ये ऑटो ड्राइवर और बताया था। हम और हमारे पूरा फैमिलीज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं अरविंद जी को, अरविंद जी के लिए वोट देंगे। अभी हम पंजाब का न्यूज में आते हैं। तो पंजाब में रूरल डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, पंजाब में नहीं, हर जगह रहता है। ये क्या होता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उनका जो क्रॉप, तो वीट हुआ, पैडी हुआ, वो खरीद के सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तो उस समय एक सेस लगाया जाता है, वो 3% का है। तो वो 3% सेस जो है, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इतना प्रोक्योर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, मान लीजिए 60,000 करोड़, तो उनको वो उनका 3% उनको देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। वो बात अलग का एक न्यूज आइटम में मैं बताता हूँ। और ये पिछले साल 60,000 करोड़ का उन्होंने दिया था, अभी 2024 में और अप्रैल तक 6,767 करोड़ पेंडिंग है उनसे सेस का मिलने का पैसा। और अभी रिसेंटली जो है 13,000 करोड़ वो अमाउंट को ऐड हो गया। मतलब ये सेस रूरल डेवलपमेंट फंड का सेस जो मिलने वाला है, अभी 13,000 करोड़ के लिए देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को। और भगवंत सिंह मान ने एक रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू किया है PWD में। तो उन्होंने 1754 पोस्ट सिर्फ PWD में, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ रूल्स को अमेंड करके उन्होंने राइट ऑफ पेंशंस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उसको अमेंड करके उन्होंने ये पोस्ट को क्लियर किया है। तो ये भी भरा जाएगा। और एक ग्रैंड थ्रॉन्टन बोल के एक फॉरेन कंपनी है। ये कंपनी पूरा दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स के ऊपर काम करती है, जैसे कि फार्मर्स को कैसा ऊपर उठाना है, और विमेन का इनकम, महिलाओं जो काम करते हैं उनका इनकम और फैमिली का इनकम कैसे बढ़ाना है, और सस्टेनेबल फार्मिंग कैसा करना है। मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब जो कई साल चल सके। ऐसा नहीं कि कुछ साल आपने राइस उगाई, उसको बहुत पानी लगता है, और कुछ साल के बाद पानी नहीं मिल रहा है, तो बोरवेल से चल रहा है, कैनाल्स बंद हो गए, फिर बोरवेल लगाने लगे, तो बोरवेल को और नीचे जाके कुछ 1000 फीट नीचे जाके ले रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जा रहे हैं, अंडर वाटर टेबल। तो ये सब चीज प्रॉब्लम्स ना आए। सस्टेनेबल फार्मिंग, कई सारे साल चलने वाला फार्मिंग कैसा चला जाए, ये सभी चीज ये ग्रैंड थॉर्नटन ने एडवाइस देती है गवर्नमेंट्स को। और ये जो सस्टेनेबल फार्मिंग हमने बता रहा है, वो बहुत सारे हजारों सालों से इंडिया में चल रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये लोग सब क्रॉप रोटेशन करते थे। मतलब अभी कुछ महीना ये चलाया, कुछ महीना दूसरा क्रॉप उगाया, वैसा। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते थे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, और ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलाइजर्स करते थे। और ये सब वेदास में भी लिखा हुआ है। कुछ संस्कृत का एक शब्द है जीव मित्र, और पंचग्या, ये जो चीज संस्कृत में है, ये सभी सस्टेनेबल फार्मिंग के मुताबिक चलने वाला है। तो ये कंपनी
अभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। तो इसकी वजह से रिंगूर, संगूर, भटिंडा, मानसा और फजिल्का डिस्ट्रिक्ट्स में एरियाज में महिलाओं का इनकम जो है अभी एवरेज 40% बढ़ गया है। और आगे चल के आप लोग काम करो करके ये मान साहब ने ये कंपनी को कल बताया था। हरियाणा में निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे आप। निकाय चुनाव का मतलब सिविल पोल्स है, वो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। बीजेपी जो है बहुत फ्रॉड कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया था तो दिल्ली में आके पूरे एमएलए को तो ये कंफर्म किया कि उनको एक एप्लीकेशन मिला 3800 वोट्स को काटने के लिए बीजेपी से। कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन जब किया गया था तो उसमें पता है कि वोट्स में से 1800 लोग जो है अभी भी रह रहा है उसी एड्रेस में। ये हमारे प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इस केस में ऐसा हुआ है कि खुद वहां के विधायक ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि समरी रिवीजन के बाद कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, उनकी लिस्ट हमें चाहिए। तो ये जो 3800 लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने ये लिस्ट दी है, उसके फॉर्म 10 का ये प्रिंट आउट है कि ये लोग हैं जिनका नाम डिलीट करने के लिए दिया गया है। अब वो 3800 लोगों को ढूंढने में समय लगेगा। अभी तक हम 1800 लोगों को ढूंढ पाए हैं। वो 1800 में से एक एक व्यक्ति अपने ही पते पे रह रहा है और उसमें से कुछ लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारे के सारे अपना वोटर आईडी, अपना आधार कार्ड सब कुछ लेके आए हैं। 2 दिन पहले 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा था। वो इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR जो हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1948 में, उसमें 2022 थीम ये था ह्यूमन राइट्स डे वाज डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। तो ये थीम के सहित पूरा साल भर का एक कैंपेन चला था और इसके बारे में इंडिया में राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड वायलेट हो जाते हैं। मतलब जो खनिज वर्ग के रहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं और कास्ट वाइज सोशली बैकवर्ड रहते हैं, उन लोगों का पूरा जो राइट्स है उनको खाया जा रहा है अभी भी इंडिया में। तो इस अवसर के ऊपर हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा गया ये है कि सभी लोग पैदा हुए हैं फ्री और इक्वल। मतलब हम लोग सब समान और फ्री आजाद पैदा हुए हैं और हर आदमी को, औरत को एक राइट टू लाइफ है। आप जीने का आपका हक है और लिबर्टी एंड सिक्योरिटी भी है। लिबर्टी का मतलब आपने जो करना चाहते हैं वो करने की आजादी और सिक्योरिटी का मतलब आपको सुरक्षा में रहने के लिए, आपको सुरक्षा देना, सुरक्षा में रहने के लिए मतलब सेफली रहने के लिए आपका एक हक है। और आदमी औरत जो एज क्रॉस करते हैं और फुल एज, उनका कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो उनका रेस क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, तो उनका शादी करने का जो हक है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उन्होंने फैमिली चलाने का जो हक है, ये सभी चीज ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। और कोई लोगों को गुलामी में नहीं रख सकता, वो भी एक ह्यूमन राइट्स है। और किसी आदमी को, औरत को आपने टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, वैसा वाला मारना पीटना ये सब चीज नहीं कर सकते। और नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। किसी को भी गवर्नमेंट जो है अरेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकती है और डिटेन नहीं कर सकती है और उनको विदेश नहीं भेज सकती है। और एवरीवन हैज अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी। सभी को अपना अपना हक है, अधिकार है जो भी प्रॉपर्टी खरीदने का और उसको एंजॉय करने का। नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी को भी अगर प्रॉपर्टी के ऊपर हक है तो आप उसको हक को नहीं छीन सकते हैं। ये सभी है। तो अगला समाचार ये इस प्रकार है कि 25 सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी लीडर्स जो है 2014 के बाद बीजेपी ज्वाइन किए थे। वो क्यों ज्वाइन करे थे? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसके ऊपर केस लगाए थे। उसमें से 25 में से 23 लीडर्स को CBI, ED, IT ये सब केसेस ठोका गया है, इसलिए वो लोग ज्वाइन करे हैं बीजेपी। सिर्फ 2 लोग जो है आउट ऑफ 25 अपना मर्जी से शायद ज्वाइन किए हैं, लेकिन बाकी लोग इसलिए ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर CBI, ED, IT का केसेस है। तो इसमें से अभी व्हाट इज द पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि उनमें से 3 केसेस जो है पूरा
3 के ऊपर का जो केसेस है पूरा क्लोज कर दिया गया है और 20 लोगों का जो केस है उसको कोल्ड स्टोरेज में मतलब ठंडी बत्ता में लगा दिया है। और ये 2 केसेस में एक फॉर्मर कांग्रेस एमपी ज्योति मीरदा है और टीडीपी एमपी वाईएस चौधरी, ये दोनों का केसेस में कोई उनको एविडेंस नहीं मिला बोल के उन्होंने बताया था और ये लोग बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। तो ये समाचार है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अपोजिशन को ऐसा कुचला जा रहा है। तो 25 बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे का मैं यहाँ हिसाब नहीं लगा रहा हूँ। और वेजिटेबल का जो सब्जियों का जो दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं थोड़ा बहुत आपको दे सकता हूँ, यहाँ सभी नहीं पढ़ पाऊंगा। लहसुन 400 पर केजी हो गया है, हरी धनिया 200 रुपया पर केजी हो गया है, हरी मिर्च 100 रुपया पर केजी हो गया है। यहाँ ऐसा पूरा बहुत लिस्ट दिया है। और एक है तो सेफ है बोल के एक स्लोगन दिया है मोदी जी ने, तो उसके इलेक्शंस के ऊपर एक कार्टून भी मैंने यहाँ दिया हूँ। इसके बीच भी खड़े हैं हमारे अदानी साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसको पूरा घेरते हुए सेबी, गोदी मीडिया, IT सेल, बीजेपी सरकार, पुलिस, CBI, ED सभी लोग उनके पूरा घेर के उनको सुरक्षा दे रहे हैं। ये क्या बात है आजकल, इसलिए ये बता रहा हूं मैं। बीजेपी का गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट्स पिछले 6 साल में इस प्रकार है, 40 बिलियनियर्स बन गया है सिर्फ 6 साल में और 12 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया है। और हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 6 साल पहले, अभी जो है 164th पोजीशन में आ गया है। और पेट्रोल का प्राइस 6 साल पहले 73 रुपीज था पर लीटर, अभी जो है 100 रुपया हो गया है। LPG गैस जो है 6 साल पहले 350 रुपीज था, अभी 1100 हो गया है। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अचीवमेंट्स है। जॉर्ज सोरस के बारे में बहुत सारे हेडलाइंस चल रहे हैं, पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के जॉर्ज सोरस के बारे में बोल रहे हैं और ये बीजेपी ये आरोप लगा रहे हैं जॉर्ज सोरस ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है और पहले सोनिया गांधी को भी उन्होंने देता था। तो मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा बहुत बताएं कि जॉर्ज सोरस कौन है, ये करता क्या है और उसके बारे में, और वो इतना बूढ़ा आदमी है, इज अबाउट 90 years old, फिर उसके बारे में इंडिया में इतना बवाल, इतना बड़ा हमारे डेमोक्रेसी है और इतना बड़ा पार्टी है बीजेपी पूरा दुनिया में सबसे बड़ा, और ये क्यों बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो जॉर्ज सोरस एक बिलियनियर आदमी है, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाया था। ये ज्यादातर स्टॉक मार्केट में शॉर्ट्स खेल के बनाया था। तो वो पैसे खूब बनाने के बाद उनको एक दिमाग में बल्ब जला कि जैसा कि कई सारे रईस लोगों को जला था, उन्होंने सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये सब पैसे हमने कैसे कमाया है। तो उसको ऐसा चिंतन करके उन्होंने ये एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा दुनिया में फैला हुआ है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसका नाम है। वो क्या करती है, पूरा उनका जो वो सपोर्ट करती है, कोई भी आदमी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी गवर्नमेंट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई भी कंट्री में काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए वो काम करते हैं और वो सोसाइटीज को जस्टिस और इक्वालिटी आप दो बल्कि उसके बारे में काम करते हैं। तो आप इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स जो है ध्रुव राठी का वीडियो में देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पूरा दुनिया में। वो कांग्रेस के वो कम्युनिस्ट रजीम जो चाइना में चल रहा है उसका व्यतिरेक में काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज सोरस का। और अमेरिका में भी जो रेसिज्म चलता है और इनजस्टिस चलता है उसके भी व्यतिरेक में वो काम करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले क्यों इसको उठा रहे हैं, ये आपको जानने वाली चीज है। बीजेपी ये क्यों बोल रही है कि ये कांग्रेस का सपोर्ट, जो कांग्रेस को जॉर्ज सोरस सपोर्ट कर रहा है करके क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं गौतम अदानी मोदी को सपोर्ट कर रहा है बोल के। क्या मोदी गौतम अदानी को सपोर्ट कर रहा है बोल रहा है। ये एलिगेशन के ऊपर उन्होंने काउंटर एलिगेशन डाला है, लेकिन इसका सच ये है कि ये जॉर्ज सोरस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बीजेपी का जो लीडर्स हैं, अदानी साहब है और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों के सबके साथ काम किए थे वो जमाने में। और ये बीजेपी अभी जाके वो जॉर्ज सोरस को एक एनिमी बना रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए हमने बता रहे थे। और एक कंप्लेंट दर्ज हुआ है CJI को, एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट जस्टिस SK यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके बारे में हम बता चुके हैं
वो उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, उसका सस्पेंशन होना चाहिए उसका कॉन्डक्ट के ऊपर। मैं फिर से दोहराता हूँ क्यों हुआ है कि ये यादव साहब जो जस्टिस यादव है वो आरएसएस का एक पब्लिक मीटिंग में जाके ब्लेटेंटली बोल रहे थे, कुछ कम्युनल रिमार्क कर रहे थे, बोलते कि मेजॉरिटी हिंदूज है उन्हीं का राज चलना चाहिए और मुसलमान का राज नहीं चलना चाहिए, ऐसा वो कुछ कम्युनल रिमार्क कर रहे थे। इसके ऊपर बहुत काफी बवाल बचा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल अभी सूत्र बताते हैं कि ये पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा है विंटर का उसमें टेबल हो सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट विदिशा यूनिट मध्य प्रदेश में है, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की को रेप करने का बुक किया गया है वो मध्य प्रदेश में। और दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन जो संजीव नसैर वाइस चेयरमैन द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली उसको निकालने का जो डिसीजन है उसको पलट दिया है दिल्ली हाईकोर्ट। ये संजीव नसैर जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, बार काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उनके ऊपर एक आरोप किया गया है कि उनका जो डिग्री है फर्जी है, लेकिन वो इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी चलने तक उसको रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है बल्कि दिल्ली कोर्ट ने बोला था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया 62% ऑफ 657 मिलियन पीपल लिम्फेटिक पैरालिसिस LF इसके कारण उसके ये डिसीज के दे आर द विक्टिम्स ऑफ दिस डिसीज और वो लोग इंडिया में रहते हैं। मतलब 62% ऑफ द टोटल विक्टिम्स जो है वो इंडिया में रहते हैं करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था। ये डिसीज जो है पूरा प्रिवेंटेबल है, इसको आप खारिज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और ये लेकिन इनक्योरेबल जब होता है वो ज्यादा अगर प्रोग्रेशन चलता है तो इसका ज्यादा फैलने से प्रॉब्लम होता है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है, ये पैर जो है इतना बड़ा हो जाता है तो वो चल नहीं सकते, तो ये चीज सब होता है। और ये लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं कि ये वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल करने से ये कम हो जाएगा। ये उसका जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल ने बताया था कि इंडिया में 345 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिसीज फैला हुआ है, एक एंडेमिक लेवल पहुंच गया है। तो उसमें से 51 जो है उत्तर प्रदेश में है, मतलब ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज जानकारी करके उसका प्रिवेंशन का काम गवर्नमेंट्स भी करना चाहिए और हम लोगों को भी जानकारी रखना जरूरी है। इतना ही है आज का, और सबको जुड़ने के लिए हमारा सलाम और धन्यवाद, और कल मिलते हैं 7:30 बजे।